हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 17 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से, बट उसके पहले की इन्फॉर्मेशन, अगर इसके पहले के पार्ट्स आपको चाहिए, ये यूट्यूब ने ये वीडियो बच्चों आपको रिकमेंड किया है, आपने अभी भी इस पर क्लिक किया, आपको कहीं से मिल गया है, इसके पहले के अगर आपको पार्ट्स चाहिए तो जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, जो पिन कमेंट है थोड़ी मेहनत करिए, नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में बच्चों रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। वहां पर ऊपर जो आपको लिंक्स मिलेंगे वहां मैंने चैप्टर को पढ़ाया हुआ है और नीचे जो आपको लिंक मिलेंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को लिखा रहेगा, आप देख लीजिएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वहां आप क्लिक करिए, पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल या लैपटॉप में खुल के आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं वो डाउट कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। बच्चों डाउट आपको इसलिए आता है बिकॉज आपने चीज़ें शॉर्ट में पढ़ी हैं, शॉर्ट में चीज़ें नहीं पढ़िए अच्छी तरीके से। पहले बच्चों चैप्टर को पढ़िए। सर कहाँ से पढ़ें? बच्चों नीचे कमेंट सेक्शन में पहले ऊपर चैप्टर को पढ़ाया है, वहाँ आपको करीब 15 to 16 आवर्स का क्लास मिलेगा। जी हाँ, शॉर्ट में नहीं निपटाइए चैप्टर को, पहले डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, कॉपी पे नोट्स बना लीजिए, फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट करिए तो आपसे बनेगा। और जो मेरे लेक्चर्स होंगे उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते ही मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने नए बच्चों के लिए बताया है और जो पुराने बच्चे हैं उनको तो बच्चों पता ही है कि आज से हमको स्टार्ट करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों आपको तुरंत समझ में आ जाएगा अगर आपने इसके पहले के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। फिर भी यहाँ पे मैं एक बार और भी बता देता हूँ बच्चों कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, तो ये देखिए ये एक सर्कल ऐसा बना हुआ है, सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे सर्कल का सेंटर है। तो किसी बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है और उस फोर्स का नाम क्या होता है? सेंटीपिटल फोर्स होता है, जो कि जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। और ये कोई नया फोर्स नहीं होता है, ये सिस्टम का ही फोर्स होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए बच्चों यहाँ पर अर्थ है और ये क्या है? मून। अब मून अर्थ के चारों तरफ ऐसा घूम रहा है, घूमने के लिए उसको, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसको एक सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होगी और वो सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होगा। एक्चुअल में अर्थ की जो ग्रेविटी है, मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही किसकी ड्यूटी निभा रहा है? सेंटीपिटल फोर्स की। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये बात है। दूसरी बात हमने आपको ये बताई थी कि कोई बॉडी अगर ऐसा सर्कुलर मोशन कर रही है बच्चों, मान लीजिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी कर रही है, मान लीजिए चलिए आज हम क्लॉकवाइज ले लेते हैं, कोई बॉडी अगर ऐसे क्लॉकवाइज बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो किसी इंस्टेंट पे अगर सेंटीपिटल फोर्स खत्म हो जाता है, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया था, वो लड़का था उसने स्ट्रिंग ली थी, एक स्ट्रिंग में एक पत्थर बांध के वो ऐसा घुमाता था और स्ट्रिंग अगर अचानक से टूट जाए, तो ये जो पत्थर होता था ये टेंजेंशियली ऐसा सीधा निकल जाता था, ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूमेगा। जिस टाइम स्ट्रिंग टूट जाएगी, पत्थर इस टेंजेंट की डायरेक्शन में, टेंजेंट क्या होता है? सर्कल के किसी पॉइंट पे आप एक लाइन ऐसी ड्रॉ करिए जो रेडियस पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो जब स्ट्रिंग अगर टूट जाएगी तो ये टेंजेंशियली ये स्ट्रेट पाथ पे पत्थर निकल जाएगा। जिस भी इंस्टेंट पे यानी कि जिस भी टाइम पे स्ट्रिंग टूटेगी उस टाइम पे बच्चों जो भी टेंजेंट होगी उस दिशा में वो पत्थर निकल जाएगा। मान लीजिए बच्चों ये पत्थर ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था और इस पॉइंट पे क्या हुआ? स्ट्रिंग ब्रेक हो गई, ठीक है। तो जब स्ट्रिंग ब्रेक हो गई तो स्ट्रिंग का जो टेंशन होता है, टेंशन भी एक तरीके का फोर्स होता है, स्ट्रिंग का जो टेंशन होता है वही क्या प्रोवाइड करता है? सेंटीपिटल फोर्स। तो स्ट्रिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा और जब टेंशन खत्म हो जाएगा तो ये बॉडी ऐसे घूम रही थी, स्टोन ऐसे इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल, तो ये ऐसा स्ट्रेट निकल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो जब आपको बच्चों स्ट्रिंग वाला केस पता था तो अब आपको ये केस भी बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। आइए जरा देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन में ये इन्होंने पूछा है कि, आइए पढ़ ही देते हैं क्वेश्चन। कह रहा है सपोज ग्रेविटी ऑफ अर्थ सडनली बिकम जीरो। मान लो अर्थ की ग्रेविटी खत्म हो गई। अर्थ की ग्रेविटी का मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लीजिए वो अचानक से खत्म हो गया। तो भाई जितने भी ऑब्जेक्ट्स को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है वो अट्रैक्ट करना छोड़ देगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है? तो जवाब ये है कि अर्थ का जो ग्रेविटी है वही तो किसकी ड्यूटी निभा रहा है? अर्थ का जो ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है वही तो, मान लीजिए मून है, मून वो अर्थ के चारों तरफ ऐसा घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों सेंटर पे क्या है बताइए? अर्थ है, ठीक है, EARTH अर्थ, और यहाँ पर क्या है? मून है, सही है। अचानक से अगर ग्रेविटी फिनिश हो गई, ग्रेविटी खत्म हो गई, मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया, तो सेंटीपिटल फोर्स भी खत्म हो गया। और जब सेंटीपिटल फोर्स खत्म हो गया तो ये वही कंडीशन तो हो जाएगी जब स्ट्रिंग टूट जाती थी। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ कोई स्ट्रिंग नहीं बंधी हुई लेकिन लगातार सेंटर की डायरेक्शन में
एक सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है, और वो क्या है? तो जवाब है वो अर्थ की ग्रेविटी है। ग्रेविटी का मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों फिनिश हो जाएगा अचानक से, तो जिस टाइम ये मून ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, जिस टाइम ग्रेविटी खत्म होगी, मून जिस भी पोजीशन पे होगा उस पोजीशन पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो जो टेंजेंट होगी उसी स्ट्रेट लाइन में मून चलता चला जाएगा, और चलता चला जाएगा तब तक चलता जाएगा जब तक उस पर कोई और दूसरी बॉडी फोर्स ना लगाए, क्योंकि वो लॉ ऑफ इनर्शिया को मेंटेन करेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया जो था आपका, मतलब इनर्शिया, हाँ, स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करेगा। वो स्ट्रेट लाइन में उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन थी ना, डायरेक्शन हम कैसे दिखाते थे? टेंजेंट ड्रॉ करके। तो स्ट्रेट लाइन में सीधा निकल जाएगा ग्रेविटी के फिनिश होने पे। बस यही आपका आंसर होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी हम पूरा क्वेश्चन पढ़ के एक बार सबको डिटेल में कर लेंगे। सेलेशियल बच्चों, सेलेशियल बॉडीज आपने पढ़ा होगा क्या होती हैं क्लास 6 में। तो सेलेशियल बॉडीज क्या होती है? ये मून है ना, हाँ, जितने भी ये ब्रह्मांड में आपको जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, दैट आर सेलेशियल बॉडीज। ओके, तो अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा सपोज ग्रेविटी ऑफ अर्थ सडनली बिकम्स जीरो, देन इन विच डायरेक्शन विल द मून बिगिन टू मूव इफ नो अदर सेलेशियल बॉडी अफेक्ट्स इट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों इन्होंने लिख दी आगे, इफ नो अदर सेलेशियल बॉडी अफेक्ट इट। ऐसा अफेक्ट इट मतलब कि जब ग्रेविटी खत्म हो जाए ना, तो उसको कोई ऐसा नहीं कि कोई दूसरी बॉडी उसको अट्रैक्ट कर ले, पता लगे। बात समझिए ना, कोई दूसरी सेलेशियल बॉडी है मान लीजिए यहाँ पर, अगर उसका इफेक्ट इस पे आ गया तो वो उधर अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, या ये उसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दोनों के पास मास है। तो इन्होंने कंडीशन लगा दी कोई सेलेशियल बॉडी मून को अट्रैक्ट ना करे, ये आप अज्यूम करके चलिए। मतलब ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड है स्टूडेंट्स। आइसोलेटेड का मतलब है केवल मून और अर्थ की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है। तो बच्चों सीधा सा यहाँ पे आंसर है, देखिए आपने देख ही लिया क्या हुआ। तो लिखना क्या एग्जाम में? द मून विल बिगम टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन in the direction in which it was moving. In the direction in it was moving means what? Means आपने बच्चों जब मून ऐसे चलता है, इस पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हर पल आप मून की डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं? तो जवाब है टेंजेंट डाल के दिखाते हैं। बात समझिए, इस पॉइंट पे बच्चों मून इधर ही जाना चाहता था, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, मतलब जो कि सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी कर रहा है, वो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लग के ऐसे को टर्न करा देता है। ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। अगले पल, मतलब अब यहाँ पास दिखाएंगे तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे देखिए। अब मून की वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हम आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर ये वाली है, ठीक, सही बात तो है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये जाना इधर चाहता था बच्चों, लेकिन कॉन्टिन्यूसली इस पे क्या लग रहा है? सेंटीपिटल फोर्स, मतलब जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सेंटीपिटल फोर्स जैसा एक्ट कर रहा है, तो लगातार टर्न होता जाएगा ना। और लगातार जब भाई बार बार तो इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंटर पे लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है देखो, और मून अगर यहाँ आया चलते चलते तो यहाँ पे भी लग रहा है, ये देखो। तो उसको जैसे लग रहा है कि कोई पकड़ के इसको ऐसा मोड़ रहा है हर पल, तो ये तो सर्कुलर मोशन मेंटेन करेगा। लेकिन जिस टाइम ये मोड़ने वाला फैक्टर यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटी फिनिश हो जाएगी, उस टाइम ये इसी दिशा में जाएगा, टेंजेंट वाली दिशा में। बात समझ में आई? तो ये जो टेंजेंट वाली दिशा है, इसी दिशा को हम बोल रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। बात समझ में आई कि नहीं? तो द मून विल बिगम टू मूव इन अ straight line in the direction in which it was moving at that instant। बच्चों at that instant का मतलब जिस समय पे, भाई कोई तो टाइम होगा ना, 5:05 पे ग्रेविटी जीरो हुई है कि कितने टाइम पे हुई है, तो जिस भी टाइम पे ग्रेविटी जीरो हुई होगी उस टाइम ऐसा हो जाएगा एट दैट इंस्टेंट का ये मतलब है। बिकॉज व्हाट? बिकॉज कारण दीजिए इसका बच्चों, द सर्कुलर मोशन ऑफ मून इज ड्यू टू, सर्कुलर मोशन मून का क्यों होता था? सेंटीपिटल फोर्स के कारण। वो अब रहा नहीं क्योंकि ग्रेविटी जीरो हो गई, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो ग्रेविटी है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो किसकी ड्यूटी कर रहा था? सेंटीपिटल फोर्स की। तो यही हमने बच्चों बताया कि बिकॉज द सर्कुलर मोशन ऑफ द मून इज ड्यू टू सेंटीपिटल फोर्स, और ये सेंटीपिटल फोर्स की खासियत लिखनी है। दिस सेंटीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स, इट इज द फोर्स ऑलरेडी अवेलेबल इन द सिस्टम। ये कोई नया फोर्स नहीं होता है। तो दिस सेंटीपिटल फोर्स विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही जब जीरो हो गया तो सेंटीपिटल फोर्स भी तो जीरो होगा, दोनों अलग अलग फोर्स तो है नहीं, ठीक है, सेम ही फोर्स है। बात समझ में आई? कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आइडेंटिकल पैकेट्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टू एरोप्लेन्स। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल पैकेट्स? आइडेंटिकल पैकेट्स मतलब बच्चों एक जैसे पैकेट, है ना, एक जैसा मास होना चाहिए, एक जैसा शेप होना चाहिए, एक जैसा साइज होना चाहिए, एक जैसा वॉल्यूम होना चाहिए, सब कुछ एक जैसा। तो ऐसे ये बुक है बट आप पैकेट मान लो, तो ऐसे दो पैकेट्स हैं बच्चों, आइडेंटिकल हैं और टू एरोप्लेन से ड्रॉप किए गए। आइए देखते हैं ये दोनों एरोप्लेन कहाँ पे हैं, ठीक है। कह रहा है कि वन अबव द, इसको मत देखिए अभी आप, छोड़िए, वन अबव द इक्वेटर एंड अदर अबव द नॉर्थ पोल। ओके, बहुत बढ़िया।
तो बच्चों एक एरोप्लेन कहाँ पे, अर्थ के इक्वेटर के ऊपर है कहीं पे, और एक कहाँ पर है, नॉर्थ पोल पे। तो देखिए हम आपको अर्थ तो नहीं दिखा रहे क्योंकि वो सब 3 डायमेंशनल का गेम है स्टूडेंट्स, लेकिन हम आपको एक चीज तो बिल्कुल दिखा सकते हैं। बात समझिए बच्चों, यहां पे कहीं पे देखिए ये इक्वेटर की बात हो रही है, सही है। ये इक्वेटर मतलब अर्थ का इक्वेटर का कोई प्लेन हमने लिया है, और ये हमने क्या लिया है, अर्थ का नॉर्थ पोल की कोई प्लेस हमने ली, कोई प्लेन लिया अर्थ का नॉर्थ पोल। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों 2 एरोप्लेन हैं, एक इक्वेटर के ऊपर उड़ रहा है ऐसे, तो यहाँ पे एरोप्लेन एक बना लीजिए, ठीक है, और एक यहाँ पर बना लीजिए। अब शर्त क्या है, आप क्वेश्चन आगे पढ़ लीजिएगा, पढ़ते को कह रहा बोथ एट हाइट h, मतलब ये वाला एरोप्लेन भी इस इक्वेटर से कितनी हाइट पे, h पे, और ये वाला एरोप्लेन भी यहाँ से कितनी हाइट पे, h पे। चलो बहुत बढ़िया। अब कहता है कि अज्यूमिंग ऑल द कंडीशंस आर आइडेंटिकल, इसका क्या मतलब है, ऑल द कंडीशंस आर आइडेंटिकल का मतलब है एयर रेजिस्टेंस क्या है, सेम है ना। बात समझिए ना, पता लगा कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस इक्वेटर पे मान लो ज्यादा है, अब पैकेट छोड़ा तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे बच्चों। एयर रेजिस्टेंस मतलब एयर उसको रोक रही है कि नहीं रोक रही है, मतलब है मेरा एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखिए जैसे आप नहीं चलते हो, जब तूफान उफान आता है तो आप साइकिल से चलते हो तो ऐसा लगता है कोई रोक रहा है, तो आप बोलोगे एयर रेजिस्टेंस हमको रोक रहा है, वो चीज़ है। तो बच्चों जितना एयर रेजिस्टेंस यहाँ है उतना यहाँ, मतलब रोकने वाले भी दोनों सेम है। अगर एयर रेजिस्टेंस यहाँ 0 मान के चल रहे हो तो यहाँ भी 0 मान लो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल द कंडीशंस आर आइडेंटिकल। ओके, और भी मतलब ऑब्वियसली पानी वानी नहीं बरस रहा है, क्योंकि पानी वानी बरसेगा उसकी जो बूंदें पड़ेंगी पैकेट पे वो भी एक तरीके का फोर्स लगाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऑल द कंडीशंस आर आइडेंटिकल। कह रहा विल दोस पैकेट टेक द सेम टाइम टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा क्या दोनों क्या दोनों पैकेट अर्थ के सरफेस पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे? तो पता है एक बात बताऊं, जवाब है नहीं। थोड़ा सा याद करिए बच्चों, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में याद करिए। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टूडेंट्स, नॉर्थ पोल पे कितना होता था जी का वैल्यू, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब 10 मीटर पर सेकंड। और इक्वेटर्स पे बच्चों जी का वैल्यू होता था 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 9.8 मीटर पर सेकंड ही तो लिखोगे, ठीक है। अब सुनो, ये एक्सलेशन का क्या मतलब होता है? एक्सलेशन का मतलब होता है बच्चों जब आप फ्री फॉल कराएंगे तो जब ये नीचे आया तो एक्सलेट हो रहा है। एक्सलेट होने का मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि हर एक सेकंड, जैसे इसको ड्रॉप किया, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, लेकिन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन का ये मतलब है हर एक सेकंड इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। ये देखिए वेलोसिटी की यूनिट है, और पर सेकंड का मतलब कि एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी, शुरू में तो इनिशियल u 0 है, एक सेकंड पे चेक करें तो 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में चेक करोगे तो 9.8 और जोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट 1, तो हर एक सेकंड इसकी वेलोसिटी जितनी भी थी पहले उससे 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ जा रही। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ठीक। वेलोसिटी का मतलब आप स्पीड भी समझ सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही तो चल रही है ना, तो जो स्पीड होगी वही तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों जी यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब है यहाँ पे जो पैकेट छोड़ा गया होगा वो हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ती है उसकी, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो यहाँ पे 2 सेकंड पे बच्चों अगर चेक करोगे तो 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 2 8 16 कितना हो जाएगा 19.6, यस। तो आफ्टर 2 सेकंड बच्चों इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 19.8 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे पैकेट की हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब फर्स्ट एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी 0 से, नेक्स्ट एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, तो दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब एक बार बताओ बच्चों, तेजी से कौन नीचे? हाँ कोई डाउट है क्या? हाँ यहाँ पर चलो 9 अच्छा ठीक है वो ठीक कर लीजिएगा, 19.6, चलो कोई बात नहीं। अब एक बात बताइए बच्चों, तेजी से कौन नीचे आ रहा है? हाँ सुनो, तेजी से जो नीचे आता है वो कम टाइम लेता है, चेक कर लो। जिसकी जब इसकी स्पीड अगले पल और ज्यादा हो जाएगी, इसमें 10 और जोड़ दो, यहाँ पे 9.8 ही जोड़ना पड़ेगा। एक्सलेशन का मतलब समझा है? तो बताओ फटाक से कौन आ जाएगा कम टाइम में? नॉर्थ पोल पे जो पैकेट छोड़ा है, फ्री फॉल कराया है, वो फटाक से आ जाएगा नीचे, ठीक है। और यहां पर कैसे आएगा? टाइम ज्यादा लेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर। अब आइए फॉर्मूले से समझाते हैं बच्चों। यहां पे देखिए फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या था? h इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, h ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, सही है। u इनिशियल वेलोसिटी होता है, जैसे ही पैकेट को छोड़ा। एक बात बताएं, रुक जाओ, जब एरोप्लेन बच्चों ऐसे चल रहा है ना, एक बात आपको अजीब सी लगेगी, जब एरोप्लेन ऐसे चल रहा है, जैसे हम पैकेट को छोड़ेंगे, पता है पहले तो पैकेट कहाँ चलेगा? आगे। ये हमने आपको पहले भी बताया है। क्यों? क्योंकि वो अपने इनर्शिया को
इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, क्योंकि एरोप्लेन ऐसे ही जा रहा था तो शुरू में वो पैकेट ऐसे ही जाएगा, मतलब एक जितनी वेलोसिटी एरोप्लेन की थी ना उतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ऐसे जाएगा थोड़े से टाइम के लिए, फिर वो ऐसा पैराबोलिक पाथ लेना शुरू करेगा। बच्चों पैकेट ऐसे गिरेगा, ठीक, और यहां पे भी कोई मत तो सोचना कि डायरेक्ट गिर जाएगा, क्योंकि एरोप्लेन ऐसे जा रहा था तो पैकेट अपने मोशन को मेंटेन करने के लिए ऐसे करके गिरेगा। नीचे कौन ला रहा है? नीचे ग्रेविटी ला रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू मतलब जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे ला रहा है। तो ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये वर्टिकल वेलोसिटी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो u हम आपसे पूछ रहे हैं ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों शुरू में कितनी है? 0। तो u इंटू टी यानी कि u कितना हो जाएगा? 0। तो ये हो गया 0। तो h इज इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स? 1/2 GT स्क्वायर। सही है। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालिए। देखिए कैसे निकालें सर? तो ऐसे निकालेंगे सर, बोथ साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, ये सॉरी 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में, तो 2 इंटू एच 2h, और ये 2 से 2 बच्चों कैंसिल होगा, 1 इंटू GT स्क्वायर क्या होता है? GT स्क्वायर। तो ध्यान दें GT स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 इंटू एच आ जाएगा। सही है। तो डिवाइडिंग बाय G ऑन बोथ साइड, तो G से आपने बोथ साइड डिवाइड लगाया, G से G कट गया, तो T इज इक्वल्स टू व्हाट? 2h बाय G। और बच्चों यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, और स्क्वायर रूट के आगे पॉजिटिव लेंगे, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। यही कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी लगा लो। क्या? h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसकी भी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी शुरुआत में? 0, और ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, किस हिसाब से? 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो यहाँ पर भी बच्चों जो टाइम का फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा? √2h बाय G। अब ध्यान से बच्चों चेक करिए कौन सा टाइम बड़ा होगा कौन सा कम होगा, वो हम देख सकते हैं यहाँ से। क्लियर देख लीजिए। देखिए बच्चों ये जो 2h वाला फैक्टर है, जितना h यहाँ था उतना ही h यहाँ है, तो 2 इंटू एच जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। अरे भाई आगे 2 ही तो लगाए, 2 तो दोनों में लगाए, ठीक। तो बच्चों अब ये टाइम किस पे डिपेंड करेगा? G पे। चेक कर लो टाइम किस पे डिपेंड करेगा? G पे। सुनिए, और टाइम G के कैसा है? इनवर्सली रिलेशन में। ये इसके नीचे, मतलब ये इसके सामने नहीं लिखा है, ये ऐसा, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है G। अरे स्क्वायर रूट के अंदर उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे T स्क्वायर रूट ऑफ G के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले, यहाँ पे भी टाइम स्क्वायर रूट ऑफ G के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सुनो, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या होता था? जिसका G ज्यादा होगा उसका टाइम कम होगा। उल्टा रिलेशन होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर G ज्यादा होगा तो टाइम कम होगा, और G अगर कम होगा तो टाइम ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखिए क्या है? कम है, 9.8 कम है, तो टाइम यहाँ का बच्चों क्या आएगा? ज्यादा टाइम आएगा। यहाँ मोर टाइम लगेगा, उसको मोर टाइम लगेगा यहाँ, और इसको यहाँ पर लेस टाइम लगेगा। वो तो आपको ऐसे भी नजर आ रहा था, वहाँ पे स्पीड बहुत बढ़िया थी, मतलब एक्सीलरेशन बड़ा बढ़िया था, तो स्पीड बहुत बढ़िया बढ़ रही थी। वो फटाक से गिर जाएगा कम समय में, और ये ज़्यादा टाइम लेगा, और फॉर्मूले से भी हमने आपको दिखा दिया। बताइए कोई डाउट है? हाँ, तो हम एग्जाम में बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों पैकेट सेम टाइम पे नहीं गिरेंगे। कारण क्या है? द वैल्यू ऑफ G एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे G की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 कम होती है। कहां से? नॉर्थ पोल से। पोल्स पे 10 होती है, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ G एट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ इज लेस देन दैट ऑफ व्हाट? पोल। Therefore the packet falls slowly at the equator। बच्चों the packet falls slowly at the equator। slowly at the equator का मतलब ही होता है कि it will take more time। अरे जो स्लो है वही तो ज्यादा टाइम लेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? इन कंपैरिजन टू द पोल्स। अब चाहे आप नॉर्थ पोल की बात कर लो चाहे साउथ पोल की, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा? Thus the packet will remain in air for longer time interval when it is dropped at the equator। जब वो इक्वेटर के पास वाला जो पैकेट है जो छोड़ा गया था वो ज्यादा समय के लिए हवा में रहेगा। कोई डाउट है बताइए? तो बस यही सारी चीजें इन्होंने जस्टिफाई और आंसर इन्होंने पूछा था, तो मैंने फॉर्मूले से भी प्रूफ कर दिया। क्या दिक्कत है कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ G। दैट्स वाई जहां पर G का वैल्यू कम होगा वहां वो टाइम ज्यादा लेगा, जहां वैल्यू G का ज्यादा है वहां टाइम कम लेगा। हाँ बताइए। हाँ ऑब्वियसली G तो हम मेजर कर ही चुके हैं ना, G तो डिफरेंट होता है, ये तो प्रैक्टिकली प्रूफ हो चुका है कि इक्वेटर पे G अलग है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वैल्यू आता है, पोल्स पे अलग आता है, ठीक है। कंडीशंस आइडेंटिकल इसलिए लिखा हुआ है कहीं एयर रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है। बात समझ में ही कि नहीं आई? अब पता लगा पानी बरस रहा है, पीछे से आके उस पर बूंदे पड़ रहे हैं, उस पर और फोर्स लगा के उसको एक्सलेट कर दे रहे, तो ये सब कोई कंडीशन नहीं है। कोई हवा नहीं चल रही ऐसी तेज चले कि पैकेट को ही ऐसा इधर उधर ले जाए तो उसकी डायरेक्शंस में चेंज आ जाए। ऐसे सवाल भी आएंगे, लेकिन क्लास 11th में वो आप करोगे जब एयर रेजिस्टेंस को भी हमें ध्यान में रख के तब कैलकुलेशन करनी होगी। ओके, तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 से एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कॉमेंट सेक्शन में जो कॉमेंट पिन है उसको चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।